हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने किया था मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम उससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है। Management seeks to achieve certain objectives which are the desired result of any activity. मैनेजमेंट को कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं जो कि डिजायर्ड रिजल्ट है किसी भी एक्टिविटी का। दे मस्ट बी डिराइव फ्रॉम बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स and management has to achieve all objective in an effective and efficient manner. कल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मीनिंग क्लियर किया था। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और मैनेजमेंट को उनको पूरा करना होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स को इन्होंने क्लासिफाई किया है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। Management is responsible for setting and achieving objectives for the organization. It has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of all stakeholders, including shareholders, employees, customer and government. Management responsible होती है सेटिंग और अचीविंग ऑब्जेक्टिव, मतलब मैनेजमेंट ही ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, उसको फिर अचीव करने का काम भी मैनेजमेंट का होता है। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, हर एरिया को कवर करना होता है, जैसे कि शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, गवर्नमेंट, ये सब बिजनेस से जुड़े हुए हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान भी काम कर रहे हैं, मशीनें भी काम कर रही हैं, मटेरियल भी लगा हुआ है, तो उन सभी में से मैक्सिमम एडवांटेज लेना मैनेजमेंट का काम होता है। दैट इज टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। दीज आर, अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब कि बिजनेस सर्वाइव करे, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट्स हो, ग्रोथ मतलब और ग्रोथ हो और ऊंचाइयों पे जाए। पहले पढ़ेंगे सर्वाइवल। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। किसी भी बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल होता है। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। सर्वाइवल में इतना रेवेन्यू हो कि उसके खर्चे पूरे हो जाएं, मतलब सर्वाइव कर रही हो कि इतना प्रॉफिट हो रहा हो कि उसके कॉस्ट कवर हो जाए। ये हो गया सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव, इसका ध्यान रखना होता है मैनेजमेंट को। दूसरा है प्रॉफिट। मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर बिजनेस, मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट। सिर्फ सर्वाइवल ही इनफ नहीं है। सर्वाइवल में क्या है कि जितना हमारा खर्चा लगा उतना हम कमा रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर चाहिए होता है, प्रॉफिट्स भी चाहिए होते हैं बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट्स प्रोवाइड ए वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट जरूरी है उसकी कॉस्ट कवर करने के लिए, रिस्क कवर करने के लिए। मतलब कोई भी बिजनेस है तो प्रॉफिट के लिए स्टार्ट होता है, सिर्फ सर्वाइवल से कुछ नहीं होएगा। ये हो गया प्रॉफिट। उसके बाद ग्रोथ, तीसरा है ग्रोथ। अ बिजनेस नीड्स टू एड्स टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन लॉन्ग टर्म। फॉर दिस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो टू रिमेन इन द इंडस्ट्री। मतलब बिजनेस ग्रो करे, इंडस्ट्री में रहे। मैनेजमेंट को must exploit fully the growth potential of organization. Growth of business can be measured in terms of sale volume, increase the number of employees. मतलब बिजनेस की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे पता चलेगा कि हमारी सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें देख के देयर कैन बी अनदर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के दूसरे इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव। पहला हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर तीन ऑब्जेक्टिव थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब बिजनेस जो है वो सोसाइटी में रह के चल रहा है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति भी। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। बिजनेस जो है वो सोसाइटी का पार्ट है, तो बिजनेस की भी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। This refers to consistently creating economic value for various constituents of society. This include using environmental friendly, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? environmental friendly methods of production यूज करो,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दो लोगों को, लोगों के लिए स्कूल्स खोलो, हेल्थ केयर खोलो, कम्युनिटी के लिए, और बस यही कि हम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बिजनेस को कुछ करना चाहिए। फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल। पर्सनल लोग, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों से बनी होती है, लेकिन सबकी पर्सनैलिटीज अलग अलग होती है, बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्टिव सब कुछ अलग अलग होता है। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द डाइवर्स नीड। वो अपनी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। These vary from financial needs such as competitive salary perks, social needs such as peer recognition, and higher level needs such as personal growth and moral development. कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसके अपने उद्देश्य होते हैं। कोई तो चाहता है मुझे सैलरी मिले, कोई अदर बेनिफिट्स मिले, किसी को होता है कि मेरी पहचान बने, किसी को होता है कि मेरी खुद की डेवलपमेंट हो। तब सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। मैनेजमेंट को सभी के पर्सनल गोल को भी रिकंसाइल करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को भी देखते हुए सबको हार्मनी में रखना चाहिए। ये होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का। ये थे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? हैविंग अंडरस्टूड द मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी that is integral to any organization, we now examine some of the reasons that have made management so important. मैनेजमेंट को इतने इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें बनाती हैं वो देखते हैं। पहला है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करती है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट खुद के लिए नहीं चाहिए, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट का टास्क होता है कि सभी के एफर्ट्स को एक दिशा में लेके जाएं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो पाए। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। दूसरा है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। The aim of manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, staffing, directing and controlling the activities of the organization. हमने कल पढ़ा था एफिशिएंसी का मतलब होता है कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा काम हो जाए। तो मैनेजमेंट का एम होता है कि कम कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। किस चीज़ से होगी? अगर मैनेजमेंट अपने काम अच्छे से करेगी। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, ये भी पढ़े थे हमने। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सभी पॉइंट्स का पूरा पूरा चैप्टर आएगा। प्लानिंग का अलग चैप्टर आएगा, ऑर्गेनाइजिंग का अलग, कंट्रोलिंग का अलग। थर्ड है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मतलब अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फिर all organization have to function in an environment which is constantly changing. It is generally seen that individual in an organization resist to change as it often means moving from a familiar secure environment into new and more challenging one. Management help people to adapt these changes so that the ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन ए कॉम्पिटिटिव एज। डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग, मतलब बिजनेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? उन चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं। तो मैनेजमेंट लोगों को हेल्प करता है कि इन चेंजेस को ईजिली अडेप्ट कर लिया जाए। फोर्थ है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हर किसी के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको भी अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लेट्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल while contributing to overall organizational objective. मैनेजर मोटिवेट करता है और अपनी टीम को इस तरीके से मोड़ता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करते हैं और साथ में अपने पर्सनल गोल को भी अचीव कर पाते हैं। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, कॉपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। मोटिवेशन के थ्रू, मोटिवेशन और लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक इंडिविजुअल के अंदर टीम स्पिरिट की भावना आती है, कॉपरेशन की भावना आती है, और जिससे कि ग्रुप सक्सेस में कमिटमेंट भी शो होती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टू सर्व द पर्पस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इट। In the process of fulfilling all these, management help in development of organization and through that it helps in the development of society. इसने क्या बोला है? An organization has multiple objectives to serve. एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू सर्व द पर्पस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, सभी के
अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके अंदर मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव की डेवलपमेंट, और इसी से सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो जाती है। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब सोसाइटी की कैसे हेल्प करेंगे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, और फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए, एंड लेट द पार्ट टुवर्ड, और अपनी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। इम्पोर्टेंस के बाद है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एज गुड एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की तरह ही मैनेजमेंट भी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ recent origin, organized activities has existed since the time of ancient civilization. In fact, organization may be considered the distinguished feature that separates civilized society and uncivilized one. The earliest management practices were a set of rules and regulations that grew out of experience of government and commercial activity. ये लाइन है कि जो पुरानी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस थी ना, वो रूल्स और रेगुलेशन पे बेस्ड थी। वो रूल्स और रेगुलेशन कहाँ से आए थे? गवर्नमेंट और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के एक्सपीरियंस से आए थे। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रेजुअली लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। जैसे ट्रेड और कॉमर्स की डेवलपमेंट हुई, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस में भी चेंज हुआ। द टर्म मैनेजमेंट टुडे हैज सेवरल डिफरेंट connotation that highlights the different aspects of its nature. The study of management has evolved over a period of time along with modern organization, based both on experience and practice of management and a set of theoretical relationship. Over a period of time it has grown into मतलब मैनेजमेंट जो है वो पहले थी रूल्स और रेगुलेशन पे बेस्ड थी। अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जा रहा है तो मैनेजमेंट भी चेंज होती जा रही है। फिर ये कह रहा है नेचर कैसा है मैनेजमेंट का, तो नेचर में ये कह रहा है मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है, इसको चेक करेंगे। पहला है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यहाँ से स्टार्ट है। आर्ट क्या होता है? व्हाट इज एन आर्ट? आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, उसका यूज करते हैं स्किलफुल तरीके से, और ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव या हमारा रिजल्ट हमें मिल पाए। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। आर्ट जो है वो स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से मिलती है। सिंस आर्ट इज कंसर्न्ड विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब हमें जो नॉलेज है उसको हम अपने तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिक फीचर ऑफ आर्ट पढ़ लेते हैं। आर्ट में होता क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। एक्सपर्ट इन दिस रिस्पेक्टिव एरिया हैव डिराइव्ड सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू फॉर पर्टिकुलर फॉर्म एंड आर्ट। एग्जाम्पल पढ़ो, लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग, म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज। मतलब कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है कि कोई भी चीज़ हमने सीखनी है तो उसकी पहले थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होती है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब अपने तरीके से हम अप्लाई करेंगे उस नॉलेज को। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आर्ट देयरफॉर इज वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर, टू स्पीकर्स, टू एक्टर, टू राइटर्स ऑलवेज डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। अब दो लोगों को डांस आता है तो दोनों डांस अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करेंगे। दो टीचर्स है, दोनों का पढ़ाने का तरीका अपना अपना होगा। चीज़ दोनों ने वही सीखी हुई है, थ्योरेटिकल नॉलेज उसी चीज़ की है, लेकिन दोनों की जो प्रेजेंट करने की का तरीका है वो पर्सनलाइज्ड है, अपने अपने तरीके से काम करते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट जो है वो बेस्ड होती है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। जो हमें नॉलेज है उसकी क्रिएटिव प्रैक्टिस करना। वी नो दैट द म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। म्यूजिक जो है वो 7 नोट्स पे बेस्ड है। हाउएवर व्हाट मेक्स द कंपोजिशन ऑफ म्यूजिशियन यूनिक और डिफरेंट इज हिज यूज ऑफ दीज नोट्स। अब वही नोट्स हैं सारे गामा पाधा निसा, उनको यूज कैसे करते हैं, हर कोई यूज कैसे करता है वो अपना अपना उसी पे बेस होता है कि कौन कितना अच्छा म्यूजिक करेगा। मैनेजमेंट कैन बी सेट टू एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब चेक करते हैं मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। पहले हमने आर्ट के फीचर्स देख लिए। आर्ट में क्या होता है? एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, उसका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम और अच्छे होते जाएंगे। अब मैनेजमेंट में ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं।
फर्स्ट है सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। देर इज लॉट ऑफ अब मैनेजमेंट जो है वो इसको यूज करता है डे टू डे एक्टिविटी में। देर इज लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज, बहुत सारा लिटरेचर भी अवेलेबल है जैसे मार्केटिंग का, फाइनेंस का, ह्यूमन रिसोर्स का, विच द मैनेजर हैज टू स्पेशलाइज इन। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज भी है। There are various theories of management as propounded by many management thinkers which prescribe certain universal principle. A management applies this scientific principle and body of knowledge to given situation as issue or problem. मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं मैनेजमेंट के, लेकिन हर मैनेजर अपने तरीके से या सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करता है। अ गुड मैनेजर वर्क थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस, मतलब अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट अचीव परफेक्शन आफ्टर लॉन्गर प्रैक्टिस, और ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद उसको परफेक्शन भी आ जाती है। स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो अप्लाई दिस प्रिंसिपल डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव दे आर। ऊपर अपन ने पढ़ा था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तो इसके अंदर भी अपने तरीके से ये इसको अप्लाई करते हैं। तीसरा, a manager applies this acquired knowledge in personalized and skillful manner in the light of, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करते हैं। he is involved in the activity of organization, studies critical situation and formulates his own theory for use, मतलब जो सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग उनको यूज करता है और अपनी नई थ्योरी भी निकाल लेता है। तो बेस्ट manager are committed and dedicated individual, highly trained and educated with personal qualities such as ambition, self motivation, creativity and imagination, desire for development. All management practices are based on same set of principles. What distinguishes a successful manager for less successful one is the ability to put this principle in practice. कि कौन किसको प्रैक्टिस में कैसे ला रहा है, उससे पता लगता है मैनेजमेंट सक्सेसफुल है या नहीं है। प्रिंसिपल्स वही हैं सबके लिए, नॉलेज वही है, लेकिन सबका करने का तरीका अलग अलग है। ये हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट और आर्ट के सारे फीचर्स जो है वो मैच करते हैं, तो मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट एज साइंस। अब चेक करेंगे क्या मैनेजमेंट साइंस है। साइंस क्या होता है? सबसे पहले तो साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक्सप्लेन करती है जनरल ट्रूथ को और ऑपरेशन जो लॉज के बारे में है उसको बताती है। अब बेसिक फीचर्स पढ़ते हैं। First, a systematized body of knowledge. Science is a systematic body of knowledge. Its principles are based on cause and effect relationships. Science जो है वो systematic body of knowledge है, इसके principle based है cause और effect relation पे। For example, the phenomena of an apple falling from tree toward the ground is explained by law of gravity. Example है कि जब एप्पल ट्री से गिरा तो वो नीचे क्यों गिरा? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी था। तो इस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है कि सिस्टमेटिक की इस वजह से ये हो रहा है और हर जगह वही होगा। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो टेस्टेड होते हैं और एक लैब में टेस्ट होते हैं बार बार, तो ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी, हर जगह यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ग्रेविटी का रूल है वो हर जगह अप्लाई होगा। कोई केमिकल है उनको मिलाएंगे तो हमेशा वही केमिकल निकलेगा। तीसरा, तो इस फीचर पे हम चेक करते हैं मैनेजमेंट के साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर नहीं है। मैनेजमेंट है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल। मैनेजमेंट की सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके खुद के थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बने हैं, डेवलप हुए हैं। बट इट ऑल्सो ड्रॉ ऑन अदर डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, psychology, mathematics. Like all other organized activity, management is its own vocabulary. Management की खुद की vocabulary और खुद के concepts हैं. For example, all of us discuss sports like cricket and soccer using a common vocabulary. The players also use this term to communicate with each other. Similarly, management need to communicate with one another with the help of a common vocabulary for better, मतलब मैनेजमेंट की भी खुद की vocabulary होती है जिससे वो वर्किंग सिचुएशन में और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं। The principle of management evolved over a period of time based on repeated experimentation and observation. अब principles कैसे बने हैं इसके? ये भी experimentation, observation से बने हैं। However, since management deals with human beings के साथ डील करते हैं, लेकिन ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है, उनके जो आउटकम्स होते हैं हर बार सेम नहीं आते। साइंस के अंदर तो हम दो केमिकल्स को मिलाएंगे सेम ही आउटकम मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट किसकी करनी होती है? लोगों के ऊपर अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, हर कोई सेम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा सेम सिचुएशन में। तो देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन इनएग्जैक्ट साइंस। हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं।
Despite these limitation, management scholar have been able to identify general principle of management. लेकिन management के भी कुछ principles निकाले हैं इन्होंने. फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं और हेनरी फ्योल ने फंक्शनल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं. ये अभी सेकेंड चैप्टर में आएगा. Since the principle of management are not as exact as principle of science, their application and use is not universal. They have to modified according to given situation. However, they provide the manager with some certain standardized technique that can be used in different situation. These principles are also used for training. मतलब साइंस जो है वो कंप्लीट साइंस नहीं है, इसको हम मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस इसको बोल सकते हैं. You must have understood from the foregoing discussion that management has feature of both art and science. The practice of management is an art. However, manager can work better if their practices is based on principle of management. These principles constitute the science of management. Management as an art as a science are therefore not mutually exclusive but complement to each other. Mutually exclusive नहीं है, दोनों complement करती हैं एक दूसरे को. ये हो गया मैनेजमेंट साइंस, आर्ट. अब है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्किल है, उस स्किल का यूज कर रहे हैं हम, वो होता है प्रोफेशन के अंदर. यू हैव अंडरस्टूड सो फार दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज नीड्स टू बी मैनेज्ड. कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है उसको मैनेज करना होता है. यू वुड ऑल्सो हैव ऑब्जर्व दैट ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉर इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू मैनेज them. It also been observed that there has been an increase in corporate form of business. On one hand, an increased emphasis on managed business concern. Corporate forms बढ़ती जा रही है, management की importance बढ़ती जा रही है. Does this imply the management is profession? क्या management को हम profession कह सकते हैं? इसको भी हम check करते हैं profession के क्या क्या characteristics होते हैं. पहला है well defined body of knowledge. हर प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, उस चीज़ की हमें नॉलेज दी जाती है. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. प्रोफेशन में अगर एडमिशन लेना तो एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है. जैसे किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसने ये स्टडी कर रखी हो, मेडिकल पढ़ रखी हो, तो ही वो कर सकता है. तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, टू बिकम चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया, कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर अ स्पेसिफाइड एग्जाम. अगर हमें चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो हमें कुछ स्पेसिफाइड एग्जाम्स क्लियर करने होंगे जो ICAI लेता है, उसके बाद ही CA बन सकते हैं. तो ये क्या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर किसी को एंट्री नहीं मिल जाएगी. प्रोफेशनल एसोसिएशन. ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएट टू प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट. मतलब एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो हमें सर्टिफिकेट देती है, एंट्री रेगुलेट करती है, रूल्स समझाती है हमें. तो टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया, लॉयर हैव टू बिकम मेंबर ऑफ बार काउंसिल. अगर लॉयर बनना है इंडिया में तो बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा. फिर है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. हर प्रोफेशनल जो होता है वो बाउंड होता है कोड ऑफ कंडक्ट से. मतलब कुछ रूल्स होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं कि कैसे बिहेव करना है. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स के लिए बता रखा है टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट टाइम दे एंटर द प्रोफेशन. प्रोफेशन में एंटर करते ही एथिकल प्रैक्टिस करनी है. फिफ्थ है सर्विस मोटिव. मतलब सेवा भाव होना चाहिए. बेसिक मोटिव होता है प्रोफेशन का कि सर्व करो क्लाइंट को, ना कि अपने मतलब पैसों पे ध्यान दो. जैसे कोई डॉक्टर है तो पहले वो पेशेंट को ट्रीट करने पे ध्यान दे. सर्विस का मोटिव होना चाहिए. Management does not meet the exact criteria of profession. However, it does have some of the features of profession. अब प्रोफेशन के सभी फीचर्स तो नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन कुछ फीचर्स हैं. All over the world, there is a marked growth in management as discipline. It is based on the systematized body of knowledge comprising well-defined principle based on variety of base situation. This knowledge can be acquired एट डिफरेंट कॉलेज. मतलब मैनेजमेंट धीरे धीरे ऐसे आ रहा है, मैनेजमेंट के कॉलेजेस बन रहे हैं, उनकी खुद की पढ़ाई हो रही है कि धीरे धीरे ये प्रोफेशन बन रहा है, लेकिन अभी परफेक्ट प्रोफेशन ये नहीं है. द सब्जेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है हर इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर. और जैसे IIM है इंडिया का, ये बता रखा है. दूसरा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज. किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर कोई भी मैनेजर बन सकता है. किस फील्ड क्या है वो नहीं देखा जाता, लेकिन जो प्रोफेशन है ऊपर हमने पढ़ा उसमें जैसे CA बनना है तो हमें वो टेस्ट क्लियर करने चाहिए. अगर डॉक्टर बनना है तो हमें मेडिकल वाला हमें पढ़ाई करी होनी चाहिए, उसके एग्जाम्स होते हैं वो दिए होने चाहिए. अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिकल और लॉ, ये मैंने अभी एग्जाम्पल दिया.
और इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं होता। थर्ड, देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर मैनेजमेंट के लिए कई इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जैसे कि AIMA, ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन, दैट हैज लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ हिज मेंबर। वो अपने मेंबर्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। देयर इज हाउएवर नो कंपल्शन ऑफ फॉर मैनेजर टू मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन, नॉर डज इट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग। और मैनेजमेंट में ये कंपल्सरी नहीं है इसका मेंबर होना। The basic purpose of management is to help the organization achieve its set goal. Basic purpose क्या होता है मैनेजमेंट का, कि जो गोल है वो अचीव करने में हेल्प करे। दिस में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कोई किसी का हो सकता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, किसी का गोल हो सकता है हमें सर्विस मोटिव हो सकता है किसी का, ठीक है। तो however, profit maximization as an objective of management does not hold true and it's fast changing. Therefore, if an organization has good management team that is efficient and effective, it automatically serve the society by providing good quality product at reasonable price. अगर किसी की मैनेजमेंट अच्छी है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में है, तो वो अपने आप ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर पाएगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म यूज्ड फॉर सर्टेन फंक्शन परफॉर्म बाय इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल इन अ हायरार्की इज मतलब मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, रिलेशनशिप होते हैं। तो इसका एक लेवल, 3 लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल। पहले हम टॉप मैनेजमेंट। दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय व्हाटएवर नेम दे आर कॉल्ड। सीनियर मोस्ट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, जिसको हम चेयरमैन, CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। टॉप मैनेजमेंट की टीम होती है जो अलग अलग फंक्शनल लेवल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, their basic task is to integrate diverse element and coordinate the activity of different departments. अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को ये कोऑर्डिनेट करते हैं। टॉप लेवल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं और हर एक्टिविटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल नेचर का काम होता है वो इनका होता है। नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर। टॉप और लोअर के बीच में ये लिंक होता है। दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर। सबॉर्डिनेट होते हैं टॉप, मिडिल लेवल, सबॉर्डिनेट मतलब टॉप के नीचे आते हैं, और जो लोअर लेवल होते हैं उसके सुपीरियर होते हैं, उनसे ऊपर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। जैसे मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट। मिडिल लेवल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ऊपर टॉप वालों ने बना दिया, टॉप लेवल ने पॉलिसीज बना दी, रूल्स बना दिए, उन रूल्स को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करने का काम, इम्प्लीमेंट करवाने का काम मिडिल लेवल का होता है। At the same time, they are responsible for all the activity for first line manager. Their main task is to carry out the plan formulated by top manager. जो टॉप मैनेजर ने प्लान बनाए वो नीचे वालों को बताने होते हैं। इन्होंने पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन करना, इंश्योर करना कि उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी स्टाफ है या फिर नहीं है, ड्यूटीज असाइन करना, मोटिवेट करना काम करने के लिए और उनके साथ कोऑपरेट करना, ये काम मिडिल वालों का होता है। फिर तीसरा है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यही लोअर लेवल मैनेजमेंट है। फॉरमैन एंड सुपरवाइजर कंप्राइजिंग द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर फोरमैन, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। जो वर्कफोर्स मतलब जो लोग काम पे लगे हुए हैं उनका डायरेक्टली काम देखते हैं सुपरवाइजर। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू प्लान ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। Supervisory management plays very important role in the organization since they interact with actual workforce. जो actual workforce काम कर रही है उनके साथ ये directly जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो their efforts quality of output is maintained। अब जो वो काम कर रहे हैं उनको वो चेक करते हैं, क्वालिटी मेंटेन होती है, वेस्टेज मिनिमाइज होता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करवा के रखते हैं। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर। वर्कर कैसे काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा।
तो आज हम यहीं तक करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये चार्ट दे रखा है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट का। अभी हमने किया टॉप लेवल जो पॉलिसीज बनाते हैं, मिडिल लेवल उनको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं, और तीसरा है ऑपरेशनल लेवल जो डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है, वर्कफोर्स के साथ जुड़ा होता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो, समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।